आज हमने बायोलॉजी में एंजाइम्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम सिलेबस और लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं। हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स को देखना है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन को देखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एक्शन एंजाइम एक्शन को देखना है, एंजाइम इनहिबिशन को देखना है, फीडबैक इनहिबिशन को देखना है। लर्निंग आउटकम्स भी देख लेते हैं। एंजाइम्स की बात करते हैं। एंजाइम्स होते क्या हैं? एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। दे हैव स्पेसिफिक टर्शरी स्ट्रक्चर। They catalyze metabolic reactions in all living organisms. ये 3 पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। एंजाइम्स रिलेटिवली लार्ज मॉलिक्यूल हैं। ये हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स पर कंसिस्ट करते हैं, यानी ये डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, जो कि इसका टर्शरी स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। आगे हम एक्टिव साइट की बात करते हैं। एक्टिव साइट क्या होती है? पोर्शन ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन कैटालिटिक एक्टिविटी, इसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। इसको हम एंजाइम की चार्ज बेरिंग साइट भी बोलते हैं। एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट आके अटैच होता है। सबस्ट्रेट क्या होता है? ये एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है जो कि एंजाइम के साथ आकर अटैच करता है। बाद में इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन होती है। कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होती है? सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन को हम कैटालिटिक एक्टिविटी बोलते हैं। ये हमने एक्टिव साइट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम कोफैक्टर की बात करेंगे। कुछ एंजाइम्स में एक नॉन प्रोटीनस पार्ट रिक्वायर होते हैं, उसको हम कोफैक्टर बोलते हैं। उसके बगैर एंजाइम्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं परफॉर्म कर सकते। कोफैक्टर नॉन प्रोटीनस है नेचर में। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर ये ऑर्गेनिक होगा तो हम इसको कोएंजाइम बोलेंगे। इनऑर्गेनिक होगा तो ये किसी आयन की फॉर्म में होगा। कोफैक्टर अगर परमानेंटली अटैच होगा एंजाइम के साथ तो हम इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है एंजाइम्स के साथ। अगर हम टेम्पररी अटैचमेंट की बात करें तो कोएंजाइम हमेशा टेम्पररी अटैचमेंट करता है। ये डिटैचेबल कोफैक्टर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिटैचेबल कोफैक्टर की नेचर क्या है, तो आप इसके बारे में बताएंगे कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हम यहाँ पर एपो एंजाइम और होलो एंजाइम्स की डिस्कशन करेंगे। अगर किसी एंजाइम का कोफैक्टर रिमूव किया जाए तो हम इसको एपो एंजाइम बोलते हैं। एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड इज डेजिग्नेटेड एज एपो एंजाइम। अगर किसी एंजाइम का कोफैक्टर उसके साथ अटैच हो तो इसको हम होलो एंजाइम बोलेंगे। ये इनकी सिंपल सी डिफरेंशिएशन थी, आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स की बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एंजाइम्स की नेचर के बारे में बात करते हैं। एंजाइम्स की नेचर प्रोटीनस है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ग्लोबुलर नेचर है, प्रोटीन इन नेचर। सेकेंडली, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम कैटालाइसिस बोलते हैं कि एंजाइम्स किसी स्पेसिफिक रिएक्शन को का रेट इंक्रीज कर देते हैं, उसको फास्ट प्रोसीड करवाते हैं। एंजाइम्स का एंड प्रोडक्ट्स पर किसी भी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, यानी एंड प्रोडक्ट्स एंजाइम्स चेंज नहीं करवाते। एक्सेलरेशन, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शंस। स्पेसिफिसिटी, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, ये बात याद रखनी है। एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन की ही कैटालाइजेशन करेगा। 6 पॉइंट है एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स किस तरह काम करते हैं? एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। कुछ एंजाइम्स को कोफैक्टर रिक्वायर होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। एंजाइम्स सेंसिटिव हैं, उनकी सेंसिटिविटी चेंज इन पीएच, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ एसोसिएटेड होती है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करते हैं।
हमें पता है कि एंजाइम्स जो हैं 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन है, इनकी स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन है। क्यों इनकी स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन किस वजह से है? क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट अमीनो एसिड्स अटैच होते हैं जो कि इनको स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करते हैं। अब एंजाइम एक्शन में यहाँ पे हमें बताया जा रहा है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में कि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आगे फर्दर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि बाद में सेपरेट हो जाएगा। अगर हम डायग्राम को देखें तो एक सबस्ट्रेट आया, वो एक्टिव साइट पर अटैच हुआ आकर एक्टिव साइट पर आके बाइंड करके बाद में इसकी कन्वर्जन हो गई है इनटू प्रोडक्ट्स, ये टूट गए अपने प्रोडक्ट्स में। तो ये सिंपल सी बात है एंजाइम्स सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में। यहाँ पे अगर हम एक्टिव साइट के बारे में बात कर लें तो थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि एक्टिव साइट पर चार्जेस होते हैं, ये चार्ज बेरिंग साइट। आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एंजाइम्स की अब दो साइड्स, एक है बाइंडिंग साइट, एक है कैटालिटिक साइट। अब ये एक्टिव साइट की आगे दो टाइप्स हैं, एंजाइम्स की नहीं, एक्टिव साइट की। बाइंडिंग साइट क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? बाइंडिंग साइट एंजाइम की सबस्ट्रेट की रिकॉग्निशन में हेल्प करती है ताकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन सके। अगर हम कैटालिटिक साइट की बात करें तो जो रिएक्शन होता है वो कैटालिटिक साइट प्रोसीड करती है पर प्रोसीड होता है। एंजाइम्स को अपनी रिएक्टिविटी के लिए एक्वस मीडियम की जरूरत होती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जहन में याद रखिएगा। आगे हम लॉक एंड की मॉडल की बात करते हैं। लॉक एंड की मॉडल ये कहता है कि एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड है। एक्टिव साइट रिजिड नेचर की है, ये चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पे की से आपको सबस्ट्रेट शो किया जा रहा है और लॉक से एंजाइम शो किया जा रहा है। एक्टिव साइट चेंज नहीं हो सकती, सबस्ट्रेट भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का होगा जिसके अकॉर्डिंगली एक्टिव साइट मौजूद होगी। इसको एमएल फिशर ने प्रपोज किया था। जिस तरह एक स्पेसिफिक की एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है, उसी तरह एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए होता है। आगे चलते हैं। इंड्यूस फिट मॉडल को डैनियल कोचलैंड ने प्रपोज किया था। इसके अकॉर्डिंगली आप कह सकते हैं कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड नेचर की नहीं है, वो स्लाइटली अपने स्ट्रक्चर को वेरी कर सकती है ताकि वो सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच कर सके। आप यहाँ स्क्रीन पर भी देखें तो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर पहले स्लाइटली डिफरेंट था जिसको सबस्ट्रेट ने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया और बाद में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन की। पहला फैक्टर है एंजाइम कंसंट्रेशन का। अगर हम एंजाइम कंसंट्रेशन की बात करें तो एंजाइम्स की का जो रिएक्शन का रेट है, एंजाइमेटिक रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम कंसंट्रेशंस के। यानी जितनी ज़्यादा एंजाइम्स की कंसंट्रेशन होगी उतना ही तेज़ आपका रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड करेगा। यानी जितने ज़्यादा आप एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स ऐड करते जाएंगे, एक्टिव साइट्स उतनी ही इंक्रीज करती जाएंगी, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन आसान हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। आपकी बुक में एक और लाइन लिखी है, आफ्टर अ सर्टेन लिमिटिंग कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन विल नो लॉन्गर डिपेंड अपॉन दिस इंक्रीज। एक मखसूस टाइम के बाद, एक मखसूस कंसंट्रेशन में इंक्रीज के बाद रिएक्शन रेट एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। सेकेंड इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन।
At low level of substrate concentration, the rate of reaction is directly proportional to substrate concentration. यहाँ पे आपकी बुक में एक सैचुरेशन पॉइंट भी लिखा हुआ है, के बारे में भी लिखा हुआ है। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? अगर हम एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखें और अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर दें, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि सबस्ट्रेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज नहीं करेगी। इसको हम सैचुरेशन कहते हैं और इस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है। यही सब एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर का रोल प्ले करता है। अगर हम रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन की बात करें तो वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज हो सकता है, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर के आने तक वो इंक्रीज कर सकता है। अगर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर को क्रॉस कर जाएगा तो एंजाइम्स का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो खत्म हो सकता है या डीनेचुरेशन हो सकती है। अगर हम हीट की बात करें तो हीट हमें एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन एक्सेलरेट करेगा। हीट हमें काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन स्टार्ट होगी, वो रैपिडली मूव करेंगे। अब जब वो तेजी से मूवमेंट शो करेंगे तो कूलेशन इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन ये एक हद तक होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा तेजी से होना शुरू हो जाए तो एक टाइम आता है कि एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है, तबाह हो जाता है, और एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम फिर कहते हैं कि ये डीनेचुरेशन हो गई है। पीएच की बात करते हैं। तमाम एंजाइम्स जो है वो पीएच सेंसिटिव है, ये हमें बात पता होनी चाहिए। अगर पीएच में स्लाइड चेंज हो तो आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स हो जाएगी एक्टिव साइट पर, यानी जो एक्टिव साइट पर अमीनो एसिड्स हैं उनकी आयोनाइजेशन हो जाएगी। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल सकते हैं? या तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो रिटार्ड हो जाएगी या फिर ब्लॉक हो जाएगी। अगर हम एक्सट्रीम चेंजेस में इन पीएच की बात करें तो एंजाइम्स के जो बॉन्ड हो जाएंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, जिसकी वजह से एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्टिमम पीएच आना था, टेम्परेचर नहीं आना था। यहाँ पे कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ग्राफ हमें टेम्परेचर के बारे में बता रहा है कि एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्रीज है। दूसरे ग्राफ में हमें पीएच के बारे में बताया जा रहा है कि एंजाइम की एक्टिविटी है वो पीएच डिपेंडेंट है, यानी यहाँ पे 7 पर हाईएस्ट आ रही है कि यहाँ पर 7 पर एंजाइम्स अपना ऑप्टिमम काम शो करेंगे। खैर कुछ एंजाइम्स हैं वो इससे भी ज़्यादा पीएच रिक्वायर करते हैं। थर्ड पे हमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में बताया जा रहा है और सैचुरेशन पॉइंट के बारे में बताया जा रहा है। इससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, इसको आप अपने जहन में याद रखिएगा। आपकी बुक में एक छोटा सा टेबल बना हुआ है डिफरेंट एंजाइम्स की पीएच से रिलेटेड। जब यूएचएस एमडी कैट कंडक्ट करता होता था तो हर साल यहाँ से कोई ना कोई एमसीक्यू लाजमी पूछा जाता होता था। सबसे पहले पेप्सिन की बात हो रही है कि इसका ऑप्टिमम पीएच 2 होता है। सुक्रेज की बात हो रही है 4.5, इंटेरोकाइनेज 5.50, स्लाइवरी एमिलेज 6.8, कैटालेज 7.6, काइमोट्रिप्सिन 7 to 8, पैंक्रियाटिक लाइपेज 9, आर्जिनेज 9.7। खैर ये जितने भी हैं आपने इनको अपने जहन में बिठा लेना है, याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आपसे।
नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर इनहिबिटर्स की बात हो रही है। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? इनहिबिटर्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सबस्ट्रेट की जगह एंजाइम्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और आगे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं करते। अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो एंजाइम्स के साथ सबस्ट्रेट रिएक्ट करते हैं और आगे फर्दर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट्स में और एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि इनहिबिटर्स की केस में इनहिबिटर्स और एंजाइम्स आपस में अगर मिल जाएं तो ये एंजाइम इनहिबिटर्स एंजाइम्स की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं टोटली, और एंजाइम्स आगे अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। इनकी कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए तो पॉइजन्स, साइनाइड, एंटीबायोटिक्स या एंटी मेटाबोलाइट्स की बात की जा सकती है। इनहिबिटर्स जो होते हैं इनकी दो टाइप्स हैं, एक इरिवर्सिबल है, एक रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल की अगर हम बात करें तो सिंपल इनका क्या काम है, एंजाइम्स की एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर लेंगे और एंजाइम्स के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। नाम से ही याद रखें इसको कि इरिवर्सिबल है। इनके एक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते। ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं एंजाइम्स के साथ। ये पॉइंट आपने अपने जहन में याद रखना है, इससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। रिवर्सिबल की अगर हम बात करें तो ये वीक लिंकेजेस बनाएंगे एंजाइम्स के साथ, इसको भी आपने अपने जहन में बिठा लेना है। यानी इनके इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। आगे इनकी दो टाइप्स हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सबस्ट्रेट के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, लेकिन ये कैटालिटिक साइट्स को एक्टिवेट करने में नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स नहीं बनते। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें तो ये एक्टिव साइट के अलावा कहीं और जाकर एंजाइम्स के साथ अटैच कर होते हैं। उन साइट्स को हम एलोस्टेरिक साइट्स बोलते हैं। ये सबस्ट्रेट को एंजाइम्स के साथ अटैच नहीं होने देते, जिनकी वजह से एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है वो आप कह लें रुक जाती है, एंजाइम्स आगे फर्दर परफॉर्म नहीं कर पाते। आपकी बुक में फिगर 3.6 में एक एग्जाम्पल दी हुई है, इसको आप अपने जहन में याद रखिएगा, सक्सेनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड वाली। यहाँ से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे गए हुए हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। A 10 years old boy presents with vomiting, sweating, drooling, and a increased heart rate. His friends say that he was in cornfield when it was sprayed with crop duster. The chemical being sprayed was an organophosphate derivative that covalently binds the acetylcholinesterase and inactivates the enzyme. What type of inhibition is being displayed? यहाँ पे पूरा सिनेरियो आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है। सिंपल यहाँ पे अगर आपने एक चीज नोट की हो, कोवेलेंटली बाइंड्स, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। अब कोवेलेंटली बाइंडिंग कौन करते हैं एंजाइम्स के साथ जो इरिवर्सिबल हैं? सिंपल आंसर था, लेकिन लंबी स्टेटमेंट दी ताकि आप लोग कंफ्यूज हो सकें। सिर्फ एक पॉइंट ने आपको आंसर बता दिया। अब आगे आसान एमसीक्यूज आ रहे हैं कुछ। एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड reacting with special chemical substance called substrate. Proteases are commonly found in papaya. Pepsin and renin enzymes are found in. अब ये एमसीक्यू थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा रेनिन की वजह से, लेकिन अगर आपको पता हो कि पेप्सिन जो है ये स्टमक में होता है,
तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा कि इसका आंसर डी है, डेल्टा। एमसीक्यूज एमसीक्यू नंबर 4 की हम बात करते हैं, नेचर ऑफ मोस्ट इंटेस्टिनल एंजाइम्स। इंटेस्टिनल एंजाइम्स की नेचर क्या होती है? ज़्यादातर अल्कलाइन होती है। हमने पढ़ा था एंजाइम्स की कुछ एग्जांपल्स हमने जब देखी थी। पैंक्रियाटिक लाइपेज को अगर आप देखें तो वो बेसिक नेचर का था या अल्कलाइन नेचर थी उसकी। इन प्लांट्स एंजाइम्स बिकम डीनेचरेटेड अबव 60 degrees. The purpose of hydrophilic R group is to, एंजाइम्स में हाइड्रोफिलिक R ग्रुप होता है क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं ये एक्वस मीडियम में अपना रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, इंश्योर दैट दे आर सोल्यूबल। Denaturated protein enzymes are more soluble, low coagulation, easily affected by acids and alkaline substances, sparingly soluble. सबसे suitable option यहाँ पे C है। Hydrophilic R group is found in, आसान था MCQ enzymes में होता है। Very low temperature makes enzymes, सिंपल सी बात है, इनएक्टिव। हाई टेम्परेचर पे यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर के पास एंजाइम्स ज़्यादा फास्ट परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को लो करना स्टार्ट कर दें तो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे। बस यही था आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी पेशेंटली। अस्सलाम वालेकुम।